चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस की सूची में 18 विधायकों के नाम काटे जाने पर कसा तंज। कहा कि यहां कांग्रेस में मची है बहुत खलबली। 5 सालों में प्रदेश को पीछे की ओर धकेल दिया है कांग्रेस सरकार। जनता के साथ हुए हैं कई विश्वासघात। बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू के खिलाफ बेमेतरा के रिटर्निंग अधिकारी ने थमाया नोटिस। ईश्वर साहू पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया है आरोप। इस नोटिस पर 24 घंटे के अंदर मांगा गया है जवाब। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 61 जजों की नियुक्ति का आदेश किया जारी आदेश में डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फैमिली कोर्ट जज और स्पेशल जजों की गई है नियुक्ति। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरविंद कुमार वर्मा ने जारी किया आदेश। भिलाई में जमीन बेचने के नाम पर बीएसपी कर्मी से 10 लाख रुपए की ठगी का आया मामला। इस केस में पीड़ित द्वारा लगाए गए याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी संजय देशलहरे के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। जसपुर पत्थलगांव थाना क्षेत्र के NH 43 मुड़ेकेला गांव में अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी एक यात्री बस। घर में सो रहा एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। इधर महासमुंद के सरायपाली थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक अधेड़ की हुई मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर दिया धरना। बालोद में चेकिंग अभियान के दौरान SST टीम ने गुंडरदेही विकासखंड के चिरचार पोस्ट के पास 7 लाख कैश किया जब्त। दुर्ग निवासी सागर केला के पास से बिना वैधानिक दस्तावेज के नोटों से भरा बैग किया गया जब्त। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और
89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाई खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे। इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में तो 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थीं। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर
से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आती रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनाव में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर दो तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार। अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह को विवादित बयान देने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने थमाया एक और नोटिस। सभा में विवादित शब्दों का प्रयोग करने पर किया नोटिस जारी। इससे पहले चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन मामले में दे चुका है नोटिस। भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के लिए 40 स्टार प्रचारक कर दिए हैं तय। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 8 केंद्रीय मंत्री हैं शामिल। इसके अलावा यूपी और असम के सीएम, प्रदेश से गुरु बालक दास समेत 11 नेताओं के हैं नाम। चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस की सूची में 18 विधायकों के नाम काटे जाने पर कसा तंज। कहा कि यहां कांग्रेस में मची है बहुत खलबली। 5 सालों में प्रदेश को पीछे की ओर धकेल दिया है कांग्रेस सरकार। जनता के साथ हुए हैं कई विश्वासघात।
बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू के खिलाफ बेमेतरा के रिटर्निंग अधिकारी ने थमाया नोटिस। ईश्वर साहू पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया है आरोप। इस नोटिस पर 24 घंटे के अंदर मांगा गया है जवाब। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 61 जजों की नियुक्ति का आदेश किया जारी आदेश में डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फैमिली कोर्ट जज और स्पेशल जजों की गई है नियुक्ति। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरविंद कुमार वर्मा ने जारी किया आदेश। भिलाई में जमीन बेचने के नाम पर बीएसपी कर्मी से 10 लाख रुपए की ठगी का आया मामला। इस केस में पीड़ित द्वारा लगाए गए याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी संजय देशलहरे के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। जसपुर पत्थलगांव थाना क्षेत्र के NH43 मुड़ेकेला गांव में अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी एक यात्री बस। घर में सो रहा एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। इधर महासमुंद के सरायपाली थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक अधेड़ की हुई मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर दिया धरना। बालोद में चेकिंग अभियान के दौरान SST टीम ने गुंडरदेही विकासखंड के चिरचार पोस्ट के पास 7 लाख कैश किया जब्त। दुर्ग निवासी सागर केला के पास से बिना वैधानिक दस्तावेज के नोटों से भरा बैग किया गया जब्त। रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा को टिकट दिए जाने पर भाजपा द्वारा परिवारवाद का आरोप लगाए जाने पर सीएम बघेल ने किया पलटवार। उन्होंने कहा कि रमन सिंह उनके भांजे विक्रांत और अब भांजी को मिल गया टिकट, अगल बगल की मिल गई सीट। सीएम ने कहा कि डूबने वाली है सबकी नाव। महासमुंद जिले के पिथौरा के शासकीय कन्याशाला में स्कूली छात्रा के साथ शिक्षक ने किया छेड़छाड़। 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ पर परिजनों ने शिक्षक शंकर गोयल के खिलाफ पिथौरा थाने में FIR कराई दर्ज। मामला दर्ज करने के बाद शिक्षक हो गया है फरार। बिग बॉस विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव बुधवार को डांडिया शो में पहुंचे बिलासपुर, जहां फैंस का उन्होंने जय जोहार से किया अभिवादन। एल्विस ने बॉलीवुड और हरियाणवी सॉन्ग पर किया परफॉर्म। इससे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका ढोल ताशों के साथ किया गया आतिशी स्वागत। रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना में गांव बिलाड़ी में एक बेटे ने लाठी से पीट कर अपनी मां की कर दी हत्या। आरोपी अमित यादव ने कहा मां नशे में पत्नी के साथ करती थी झगड़ा, इसलिए कर दी हत्या। फिलहाल आरोपी बेटे को कर लिया गया है गिरफ्तार। राजधानी में एक बार फिर आयकर विभाग ने दी दबिश। अरिहंत ज्वेलर्स के संचालक उत्तम गोलछा के सदर बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप समेत शैलेंद्र नगर स्थित घर पर मारा छापा। AM ज्वेलर्स के मालिक सुनील पारक और राजधानी ज्वेलर्स मालिक संजय पारक के ठिकाने पारस ज्वेलर्स जगदलपुर में भी मारा गया छापा। इसके अलावा हवाला कारोबारी मिक्की नहाटा के यहाँ भी IT की टीम ने दी है दबिश। राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद अब आबकारी विभाग भी हो गया है सक्रिय। 10 दिनों में कार्रवाई करते हुए 15 लाख से अधिक कीमत की 5139 लीटर अवैध शराब की जब्त। आबकारी विभाग के सह आबकारी आयुक्त महादेव कांवरे ने समस्त जिला एवं उड़नदस्ता प्रभारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक लेकर अब तक अवैध शराब को लेकर की गई कार्रवाई की ली जानकारी। कांग्रेस में भी टिकट जारी होते ही शुरू हुई बगावत। कांग्रेस नेता TV रवि जगदलपुर से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। रवि आज जगदलपुर विधानसभा से निर्दलीय नामांकन फॉर्म भरने मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेकर अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए पहुंचे निर्वाचन कार्यालय। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में।
खबर के उस सबको पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह को विवादित बयान देने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने थमाया एक और नोटिस। सभा में विवादित शब्दों का प्रयोग करने पर किया नोटिस जारी। इससे पहले चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन मामले में दे चुका है नोटिस। भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के लिए 40 स्टार प्रचारक कर दिए हैं तय। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 8 केंद्रीय मंत्री हैं शामिल। इसके अलावा यूपी और असम के सीएम, प्रदेश से गुरु बालक दास समेत 11 नेताओं के हैं नाम। चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस की सूची में 18 विधायकों के नाम काटे जाने पर कसा तंज। कहा कि यहां कांग्रेस में मची है बहुत खलबली। 5 सालों में प्रदेश को पीछे की ओर धकेल दिया है कांग्रेस सरकार। जनता के साथ हुए हैं कई विश्वासघात। बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू के खिलाफ बेमेतरा के रिटर्निंग अधिकारी ने थमाया नोटिस। ईश्वर साहू पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया है आरोप। इस नोटिस पर 24 घंटे के अंदर मांगा गया है जवाब। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 61 जजों की नियुक्ति का आदेश किया जारी आदेश में डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फैमिली कोर्ट जज और स्पेशल जजों की गई है नियुक्ति। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरविंद कुमार वर्मा ने जारी किया आदेश। भिलाई में जमीन बेचने के नाम पर बीएसपी कर्मी से 10 लाख रुपए की ठगी का आया मामला। इस केस में पीड़ित द्वारा लगाए गए याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी संजय देशलहरे के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। जसपुर पत्थलगांव थाना क्षेत्र के NH 43 मुड़ेकेला गांव में अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी एक यात्री बस। घर में सो रहा एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। इधर महासमुंद के सरायपाली थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक अधेड़ की हुई मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर दिया धरना। बालोद में चेकिंग अभियान के दौरान SST टीम ने गुंडरदेही विकासखंड के चिरचार पोस्ट के पास 7 लाख कैश किया जब्त। दुर्ग निवासी सागर केला के पास से बिना वैधानिक दस्तावेज के नोटों से भरा बैग किया गया जब्त। रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा को टिकट दिए जाने पर भाजपा द्वारा परिवारवाद का आरोप लगाए जाने पर सीएम बघेल ने किया पलटवार। उन्होंने कहा कि रमन सिंह उनके भांजे विक्रांत और अब भांजी को मिल गया टिकट, अगल बगल की मिल गई सीट। सीएम ने कहा कि डूबने वाली है सबकी नाव। महासमुंद जिले के पिथौरा के शासकीय कन्याशाला में स्कूली छात्रा के साथ शिक्षक ने किया छेड़छाड़। 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ पर परिजनों ने शिक्षक शंकर गोयल के खिलाफ पिथौरा थाने में FIR कराई दर्ज। मामला दर्ज करने के बाद शिक्षक हो गया है फरार। बिग बॉस विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव बुधवार को डांडिया शो में पहुंचे बिलासपुर, जहां फैंस का उन्होंने जय जोहार से किया अभिवादन। एल्विस ने बॉलीवुड और हरियाणवी सॉन्ग पर किया परफॉर्म। इससे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका ढोल ताशों के साथ किया गया आतिशी स्वागत। रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना में गांव बिलाड़ी में एक बेटे ने लाठी से पीट कर अपनी मां की कर दी हत्या। आरोपी अमित यादव ने कहा मां नशे में पत्नी के साथ करती थी झगड़ा, इसलिए कर दी हत्या। फिलहाल आरोपी बेटे को कर लिया गया है गिरफ्तार। राजधानी में एक बार फिर आयकर विभाग ने दी दबिश। अरिहंत ज्वेलर्स के संचालक उत्तम गोलछा के सदर बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप समेत शैलेंद्र नगर स्थित घर पर मारा छापा। AM ज्वेलर्स के मालिक सुनील पारक और राजधानी ज्वेलर्स मालिक संजय पारक के ठिकाने पारस ज्वेलर्स जगदलपुर में भी मारा गया छापा। इसके अलावा हवाला कारोबारी मिक्की नहाटा के यहाँ भी IT की टीम ने दी है दबिश।
राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद अब आबकारी विभाग भी हो गया है सक्रिय। 10 दिनों में कार्रवाई करते हुए 15 लाख से अधिक कीमत की 5139 लीटर अवैध शराब की जब्त। आबकारी विभाग के सह आबकारी आयुक्त महादेव कांवरे ने समस्त जिला एवं उड़नदस्ता प्रभारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक लेकर अब तक अवैध शराब को लेकर की गई कार्रवाई की ली जानकारी। कांग्रेस में भी टिकट जारी होते ही शुरू हुई बगावत। कांग्रेस नेता टीवी रवि जगदलपुर से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। रवि आज जगदलपुर विधानसभा से निर्दलीय नामांकन फॉर्म भरने मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेकर अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए पहुंचे निर्वाचन कार्यालय। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अपने 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटकर कांग्रेस ने पार्टी में बड़ा संदेश दिया है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने अपने 11% विधायक काट दिए हैं। वर्तमान सरकार में सारे मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को दोबारा उन्हीं सीटों से मौका दिया गया है, यानी पूरी सरकार को कांग्रेस ने रिपीट किया है। आइए जानते हैं टिकट काटने के पीछे का असल कारण। तो बात करें चित्रकूट से, तो चित्रकूट से राजमन बेंजाम की टिकट काटकर सांसद दीपक बैज को दिया गया है। दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। इस सीट पर कोई संशय नहीं था, लिहाजा राजमन की टिकट कटना लगभग तय ही माना जा रहा था। बात करें दंतेवाड़ा की, तो दंतेवाड़ा से भी जो मौजूदा विधायक है उनकी टिकट काट दी गई है, लेकिन प्रत्याशी एक ही परिवार का है। दिवंगत महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा यहां से विधायक थी। 2018 में मां देवती कर्मा को टिकट मिलने पर बेटे छबिंद्र कर्मा ने ही बगावत कर दी थी। निर्दलीय लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन नामांकन वापस ले लिया गया था। इस बगावत का असर यह रहा कि पार्टी चुनाव हार गई। भाजपा के भीमा मंडावी विधायक बने। 2019 में उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी और उपचुनाव में देवती कर्मा फिर जीती। कांग्रेस इस बार बगावत का रिस्क नहीं उठाना चाहती थी। इसी तरह कांग्रेस के पूर्व आईएएस शिशुपाल सोरी की टिकट भी काट दी गई है। इस बार शंकर धुर्वा को उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल शिशुपाल सोरी की उम्र बहुत हो चुकी है, पर उनकी लोकप्रियता बरकरार है, ऐसा लोगों का कहना है। वे इस समय लगभग 77 वर्ष के हो चुके हैं। उम्र उनके टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। अब बात करें अंतागढ़ की, तो अंतागढ़ में लोग विधायक अनूप नाग से नाराज दिखे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार वादा किया था कि सरकार बनी और विधायक बना तो अंतागढ़ जरूर जिला बनेगा। सरकार भी बड़ी बहुमत के साथ आई और वे जीत भी गए, लेकिन जितने भी नए जिले बने उनमें अंतागढ़ शामिल नहीं हुआ। इस कारण जनता में उनसे नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। एक कारण यही बताया जा रहा है उनके टिकट कटने का। पंडरिया से ओबीसी समाज को ही टिकट देना तय किया गया है। इस सीट पर अर्जुन तिवारी का नाम भी तेजी से उभरा था, उन्हें भी मौका नहीं मिला। यहां से ममता चंद्राकर की टिकट काटकर नीलकंठ चंद्रवंशी को मौका दिया गया है। ममता चंद्राकर के खिलाफ कांग्रेसियों ने ही मोर्चा खोल रखा था। उनके खिलाफ शिकायतें भी थी कि वे पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करती हैं। उधर नीलकंठ बगल की सीट कवर्धा से विधायक व मंत्री मोहम्मद अकबर के बेहद करीबी बताए जाते हैं।
कवर्धा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस समय ऐसे कैंडिडेट की जरूरत थी जो ओबीसी समाज को भी साथ साध सके और आसपास की सीटों पर जो सांप्रदायिक तनाव से होने वाले असर को भी कम कर सके। जब कवर्धा में तनाव जैसी स्थिति थी तो नीलकंठ ने मोहम्मद अकबर के साथ मोर्चा संभाला था। खुज्जी से छन्नी साहू की टिकट काट दी गई है। छन्नी साहू टीएस सिंहदेव के करीबी मानी जाती है। यहां से भूपेश बघेल के करीबी नवाज खां को भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। नवाज खां भी टिकट की दावेदारी यहां से कर रहे थे। भोलाराम साहू इससे पहले विधायक थे। उनकी टिकट काटकर लोकसभा से मौका दिया गया था, लेकिन वे हार गए थे। किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए भोलाराम साहू को एक बार फिर यहां से मौका दिया गया है। डोंगरगढ़ की बात करें तो डोंगरगढ़ में भी जो मौजूदा विधायक है उनकी टिकट काट दी गई है। बता दें कि भुवनेश्वर बघेल के टिकट काटकर हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दी गई है। भुवनेश्वर बघेल को लेकर सक्रियता नहीं होने की शिकायत थी। कांग्रेस के सर्वे में भी उनके लिए परिणाम नकारात्मक ही आ रहे थे। जिला पंचायत की अध्यक्ष हर्षिता को लेकर प्रतिक्रिया ठीक आ रही थी, लिहाजा भुवनेश्वर के टिकट काटकर हर्षिता को दे दिया गया। नवागढ़ की बात करें, नवागढ़ में इस बार रुद्र गुरु को मौका दिया गया है। बता दें कि गुरुदयाल बंजारे की टिकट काटकर रुद्र गुरु को टिकट दी गई। रुद्र गुरु कुमार ने तीसरी बार अपनी विधानसभा सीट बदली है। इससे पहले वे आरंग और अहिरवारा से चुनाव लड़ चुके हैं। सामाजिक धर्म गुरु हैं। प्रदेश के आलाकमान से रिश्ते कुछ ठीक ठाक नहीं रहे, लेकिन धर्म गुरु हैं। समाज में अच्छी पकड़ है, लिहाजा उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। रुद्र गुरु कुमार की नवागढ़ से लड़ने की इच्छा का सम्मान पार्टी को करना ही पड़ा और गुरुदयाल बंजारे को यहां से हटा दिया गया, यानी उनकी टिकट काट दी गई। भाजपा ने अब तक जारी 85 लोगों में से 4 सांसद को मौका दिया है। भाजपा ने सांसद विजय बघेल, गोमती साय, अरुण साव और रेणुका सिंह को टिकट दी है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 1 सांसद को मौका दिया है। चित्रकूट से सांसद दीपक बैठ को प्रत्याशी बनाया है। अभी भाजपा की 5 और कांग्रेस की 60 सीटों पर प्रत्याशी आने बाकी है। ऐसे में एक कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा एक और सांसद यानी संतोष पांडे को मैदान में उतार सकती है। कवर्धा और साजा में सांप्रदायिकता के छींटे लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां इसी हिसाब से उम्मीदवार उतारे हैं। साजा में बीरनपुर में ईश्वर साहू को, जिसके बेटे की हत्या कर दी गई थी, और कवर्धा से विजय शर्मा को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने यहां अपने दिग्गज मंत्रियों साजा से रविंद्र चौबे और कवर्धा से मोहम्मद अकबर को ही मौका दिया है। मोहम्मद अकबर भले ही मुस्लिम समुदाय से हो, लेकिन पिछली बार पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मोहम्मद अकबर को ही मिले थे। साजा के बारे में बात करें तो साजा चौबे की परिवार की पारंपरिक सीट बताई जाती है। वहां से उनके परिवार के लोग अक्सर जीत गए हैं, ऐसी बात होती है। अब सबसे बड़ी बात यह आ रही कि कांग्रेस ने नवरात्रि को ही क्यों चुना अपना लिस्ट निकालने के लिए। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं भगवान राम, हिंदू मुस्लिम धार्मिक रीति नीति परंपराओं को लेकर चर्चाएं जारी हैं। लोग इस बात की भी चर्चा करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, धर्म, कर्म और भगवा का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन पितृपक्ष में टिकटें जारी की। आमतौर पर यह धारणा है कि पितृपक्ष में बड़े काम नहीं किए जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव पहले ही कहते रहे कि नवरात्र के शुभ दिन ही टिकटें आएंगी, इसका ज्यादा असर नहीं। लेकिन एक छोटा सा संदेश ये भी है कि कांग्रेस धर्म, कर्म, धार्मिक परंपरा, रीति नीति और परंपराओं का पालन करने वाली पार्टी है। तो बता दें, जो लिस्ट कांग्रेस ने पहले जारी की है, जिसमें 30 लोगों के नाम हैं, उसमें 9 नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है। ऊपर 8 सीटों पर हम सब चर्चा कर ही चुके हैं, जहां विधायकों को टिकट काट के दूसरे को मौका दिया गया।
अब एक चेहरा जो गिरीश देवांगन का है, जिन्हें राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ उतारा गया है। प्रतापपुर से विधायक रहे प्रेमसाय सिंह टेकाम, जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। एक आदिवासी मंत्री को हटाकर दूसरे आदिवासी को मंत्री बनाया गया था और एक आदिवासी को हटाकर पीसीसी चीफ से हटाकर दूसरे आदिवासी को पीसीसी चीफ बनाया गया। लिहाजा कांग्रेस आदिवासी सीटों पर रिस्क कतई लेना नहीं चाहती। पीसीसी चीफ भी आदिवासी रहे और मंत्री भी आदिवासी रहा और प्रेमसाय सिंह के काम के प्रति क्षेत्र की नाराजगी के चलते उन्हें किनारे भी कर दिया गया। उस वक्त इस्तीफे के बाद उनका एक बयान काफी चर्चित हुआ था कि इस्तीफा दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है। तो आज के चुनाव चालीसा में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए चुनावी मुद्दों को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अपने 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटकर बताया है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाली। बताया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में दो दर्जन और ऐसे विधायकों का नाम है जिनका नाम कटना लगभग तय है। पहली ही लिस्ट में कांग्रेस ने अपने 11% विधायक को किनारा किया है, यानी उनका नाम काट दिया है। अगर रुद्र गुरु को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान सरकार में सारे मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को दोबारा उन्हीं सीटों से मौका दिया गया है। यानी पूरी सरकार को कांग्रेस ने एक तरह से रिपीट ही किया है। पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने 20 में से 19 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसमें बस्तर संभाग की 12 में से 11 और राजनांदगांव लोकसभा की सभी 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इन्हीं सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो चौंकाने वाला हो। केवल राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को उतारकर कांग्रेस ने लगभग सभी को चौंकाया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने उन सभी विधानसभाओं के नाम शामिल किए हैं जहां या तो विरोध नहीं है या फिर आम कार्यकर्ताओं के बीच अपने उम्मीदवार को लेकर एक आम सहमति बन चुकी है। इस सूची में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत कैबिनेट के लगभग सभी मंत्रियों के नाम हैं। वहीं इस पूरी सूची में जो सबसे लो प्रोफाइल प्रत्याशी का नाम है, उसे सबसे हाई प्रोफाइल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। गिरीश देवांगन इस बार डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस की तरफ से यह अब तक का सबसे चौंकाने वाला फैसला बताया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि गिरीश देवांगन के तौर पर कांग्रेस ने इस सीट पर गंभीरता बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। शायद कांग्रेस को इस सीट को लेकर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी बड़े नाम के बजाय संगठन के नेता को उम्मीदवार बनाकर केवल खानापूर्ति की है। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस ने और भी कमजोर प्रत्याशी देकर राजनांदगांव की इस लड़ाई को एक तरफा बना दिया है। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या गिरीश देवांगन 2008 के उम्मीदवार करुणा शुक्ला की बराबरी कर पाएंगे? जितने वोट करुणा शुक्ला ने हासिल किए थे, क्या उतना गिरीश देवांगन भी
हासिल कर पाएंगे। बात करें पिछले चुनाव की तो 2018 में भी कांग्रेस इस सीट से हार गई थी, लेकिन हार का अंतर काफी कम था। इस तरह कांग्रेस ने इस सीट पर काफी मेहनत की थी। उम्मीद थी कि बदलाव के लहर के बीच सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने कांग्रेस की करुणा शुक्ला, जो भाजपा से ही कांग्रेस में आई थी, को करीब 17,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। लेकिन यह एक तरह से कांग्रेस के लिए जीत के समान ही थी। कांग्रेस उम्मीदवार ने 2018 में इस सीट पर करीब 41% वोट हासिल किए थे, जबकि रमन सिंह को 52% वोट मिले थे। 11% वोटों का अंतर निकटतम चुनाव में पिछले जो था उस कभी नहीं देखा गया। तो क्या गिरीश देवांगन इस अंतर को कम कर पाएंगे या फिर कांग्रेस के लिए भाजपा का अभेद किला बनकर ही रह जाएगा? 2018 के चुनाव में जेसीसी यानी जोगी कांग्रेस प्रत्याशी दीपक यादव को यहां से महज 1% मत ही मिल पाया था। इस तरह तीसरे दल के फैक्टर को पीछे छोड़कर कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। जनता कांग्रेस जोगी यहां कांग्रेस का वोट काट पाने में पूरी तरह नाकाम रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह की घेराबंदी भी तगड़ी थी। 2018 में यहां भाजपा, कांग्रेस और जेसीसी के उम्मीदवारों के अलावा अलग अलग दल और निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या नोटा को मिलाकर 31 थी। 2003 के बाद से कांग्रेस के लिए राजनांदगांव की सीट दूर की कौड़ी ही साबित होती रही है। वहीं जब डॉक्टर रमन सिंह ने बतौर सीएम इस सीट को चुना, तब से कांग्रेस का पतन और बढ़ता गया। कांग्रेस को 2013 में इस सीट पर 34.30% वोट मिले थे। इसी तरह 2008 में 34.47% वोट मिले थे। 2003 में कांग्रेस के उदय मुदलियार यहां से विजयी थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लीलाराम भोजवानी को मात दी थी, लेकिन तब भी दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर बेहद मामूली था। भाजपा के लीलाराम को 37.85%, जबकि जो विजयी कैंडिडेट थे, विजयी उम्मीदवार उदय मुदलियार को 34,081 वोटों के साथ करीब 38% वोट हासिल हुए थे। दरभा घाटी हत्याकांड के बाद 2013 में हुए इस चुनाव पर पूरा प्रयास था कि राजनांदगांव में भावनात्मक लहर पैदा कर सीएम रमन सिंह को पटकनी दी जाए। इसके लिए कांग्रेस ने रणनीति के तहत इस घटना में जान गंवाने वाले पूर्व और दिग्गज नेता उदय मुदलियार की पत्नी को टिकट दिया। कांग्रेस ने इस नरसंहार के बाद आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन विपक्ष की यह रणनीति पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के आगे पूरी तरह फेल साबित हुई। अलका मुदलियार के तौर पर कांग्रेस को 2013 में ही हार का मुंह देखना पड़ा। अलका मुदलियार को 50,941 वोट के तौर पर 34.30% वोट मिले, जबकि डॉक्टर रमन सिंह 86,789 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की थी। डॉक्टर रमन सिंह को इस बार भी 58% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। राजनांदगांव विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास कांग्रेस से शुरू होता है, लेकिन अब यह सीट भाजपा का अभेद किला बन चुका है। बात करें अविभाजित मध्य प्रदेश में तो 1967 में हुए चुनाव में कांग्रेस के किशोरीलाल शुक्ला विधायक चुने गए थे। 1972 में किशोरीलाल ने इस सीट पर जीत का सिलसिला जारी रखा, लेकिन
इमरजेंसी से उपजे सत्ता विरोधी लहर में कांग्रेस यह सीट नहीं बचा पाई। विधानसभा चुनाव 1977 में जनता दल के ठाकुर दरबार सिंह ने किशोरीलाल शुक्ला को हराकर राजनांदगांव विधानसभा सीट पर अपना कब्जा कायम किया। 1980 में फिर किशोरीलाल शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़कर यहां से विधायक बने। साल 1985 की बात करें तो कांग्रेस से बलबीर खानूजा और 1990 में भाजपा के लीलाराम भोजवानी विधायक चुने गए। 1990 में भाजपा ने पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उदय मुदलियार के जीत के बाद यह क्रम फिर टूट गया। वहीं 2008 से लगातार डॉक्टर रमन सिंह यहां से जीत रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग की है। ओबीसी में भी सबसे ज्यादा साहू, लोधी, यादव और अन्य शामिल हैं। क्षेत्र में जनरल मतदाताओं की संख्या भी बेहतर है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा ओबीसी फैक्टर को लेकर चुनाव ही लड़ा जाता है। बात करें अगर शहरी क्षेत्र की तो यहाँ भी ज्यादातर मतदाता सामान्य और ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं। यही जो है यहाँ जीत का अंतर तय करते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन होने के बाद गिरीश देवांगन रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कह रहे थे कि जिस तरह भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, यानी पूरे देश में भांजे कहे जाते हैं, उन्हीं तरह वे राजनांदगांव के भांजे हैं। और फिर उन्होंने इशारों पर मुस्कुराते हुए यह कह दिया कि दशहरा नजदीक है। आज चुनाव चालीसा में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जय। राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर राजा मोरध्वज की नगरी आरंग एक ऐसा नगर है जिसे पौराणिक कथाओं में राजा मोरध्वज की नगरी के रूप में, इतिहास में मंदिरों की राजधानी के रूप में और सियासत में भाजपा के गढ़ के रूप में जाना और पहचाना गया। लेकिन भाजपा के इस गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाती रही और जनता के बीच में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती है। नेताजी का लेखा जोखा में आज बात करेंगे आरंग विधानसभा के बारे में। आरंग विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है।
यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। आरंग सीट रायपुर जिले का हिस्सा है और अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रायपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इस सीट पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने जीत दर्ज की थी। उस समय आरंग में कुल 45% वोट पड़े थे। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भारतीय जनता पार्टी के संजय रेड्डी को 25,077 वोटों से मार्जिन से हराया था। वहीं इस सीट का इतिहास बताता है कि यहाँ हर चुनाव में मतदाताओं ने दूसरी पार्टी को मौका दिया है, यानी एक कार्यकाल कांग्रेस तो बीजेपी का दूसरा होता आया है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संजय रेड्डी जीते थे। 48,556 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के गंगूराम बघेल रहे थे, जिन्हें कुल 30,112 मत मिले थे। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान कांग्रेस सरकार में PHQ मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने 34,655 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे स्थान पर भाजपा के 2003 में विधायक चुने गए संजय रेड्डी रहे। इस चुनाव में संजय को कुल 33,318 वोट मिले थे। 2013 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने यह सीट अपने नाम की और नवीन मार्कंडे के नाम जीत की मुहर लगाई, जिन्हें 59,067 वोट मिले थे। वहीं इस बार पिछले विधानसभा चुनाव के विधायक गुरु रुद्र कुमार 45,293 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर आ गए। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गुरु रुद्र कुमार की जगह अपना प्रत्याशी बदलते हुए डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को टिकट दिया, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी संजय रेड्डी को 59,900 वोटों से जीतकर करारी शिकस्त दी। उन्होंने करीब 25,077 वोटों के मार्जिन से यह चुनाव जीता था। पिछले साल ही इस विधानसभा सीट में एक बड़ी घटना हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में आरंग सीट से अपनी दावेदारी पेश कर चुके कांग्रेस नेता वेदराम मनहरे ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली में वेदराम मनहरे ने 10 कांग्रेसियों समेत भाजपा में प्रवेश कर लिया। उन्हें भाजपा की तत्कालीन छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने सदस्यता दिलाई। पेशे से कृषि और चिकित्सा डॉक्टर शिव कुमार डहरिया आरंग विधानसभा में आज एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। बतौर विधायक उनकी इस क्षेत्र में SC वोटों में पकड़े काफी मजबूत हैं। मगर क्या इस बार कांग्रेस एक बार आरंग विधानसभा सीट से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को मौका देगी या फिर सिटिंग MLA को हटाकर किसी और चेहरे पर दांव खेलेगी? दरअसल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट आरंग विधानसभा को भाजपा का गढ़ माना जाता है। लंबे समय तक यह सीट भाजपा के पास रही। हालांकि राज्य निर्माण के बाद से हुए 4 चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत हार का खेल चलता रहा है। एक तरह से जनता अपना मूड बदलती रहती है, लेकिन 2023 में जनता का मूड क्या रहेगा, इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में आरंग से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। डहरिया अब 4 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इनमें से 3 में जीत जबकि 1 में हार का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर डहरिया 2003 में पलारी विधानसभा, फिर 2008 में बिलाईगढ़ और 2018 में आरंग से जीते। 2013 में बिलाईगढ़ सीट चुनाव हार गए थे। इसे राज्य निर्माण के बाद हुए 4 चुनाव में देखा जा सकता है, जहां 2 बार भाजपा तो बार कांग्रेस का बीच हुई। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने एक प्रयोग किया, गुरु रुद्र कुमार को आरंग के अहिवारा भेजा, जबकि बिलाईगढ़ से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को आरंग लेकर आए। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा और डहरिया रिकॉर्ड मतों से जीत कर SC की आरक्षित सीटों पर सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विधायक बने, तो भूपेश कैबिनेट में मंत्री भी। बात करें 2003 से 2018 छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से हुए 4 चुनाव के नतीजे की, तो 2 बार भाजपा 2 बार कांग्रेस जीती। 2018 विधानसभा चुनाव SC सीट डॉक्टर शिव कुमार डहरिया कांग्रेस 59,900, संजय रेड्डी भाजपा 84